बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ जो सरकार बनाई हिंदू महासभा ने, उसमें जो फजलुल हक थे उनकी अलग पार्टी कृषक प्रजा पार्टी, और चूंकि वहाँ उस समय सुभाष बाबू भी अलग हो चुके थे कांग्रेस से और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बना लिया था। वो जो उस समय चुनाव हुए थे उसके हिसाब से बंगाल में लग रहा था कि यदि सब पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी तो ही बन पाएगी, वरना सरकार बनने की संभावना नहीं थी। कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि भी मिलना ही पड़ेगा आपको। तो फजलुल हक की जो पार्टी थी वो मुस्लिम लीग में उन्होंने मिला दी और फिर मुस्लिम लीग ने वहां सरकार बनाई। इन लोगों ने, सुभाष बाबू ने और इन्होंने, श्यामा प्रसाद जी ने कोशिश करके उसको वापस तोड़ा और फजलुल हक वापस उस पार्टी से निकले मुस्लिम लीग से, और फिर मुस्लिम लीग की वो जो टुकड़ा निकला फजलुल हक के नेतृत्व में, उसके साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई। तो मुखर्जी पर ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई हिंदू महासभा ने, जबकि मुस्लिम लीग के साथ नहीं मिले थे। वो फजलुल हक की पार्टी अलग, उसमें से टुकड़ा वापस निकल गया था। तो ये एक, जैसे वो माफी वीर कह देते हैं ना सावरकर जी को, वैसे बड़ा आरोप श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर लगाया जाता है कि हिंदू महासभा ने। तो एक तो वो मुझे था कि मैं थोड़ा सा, चूंकि वहाँ मुस्लिम लीग बोला गया, थोड़ा मैंने कहा इसको स्पष्ट कर दूं कि वो मुस्लिम लीग से फजलुल हक वापस निकल चुके थे। ये तो उस अपन जरा श्रोता के नाते अपन में इसको ध्यान में रखें, जब कभी ये विचार कहीं बात आता है तो आप इस बात को रख सकते हैं। एक जो बिंदु छूट गया बातचीत में, 1940 में डॉक्टर हेडगेवार अस्वस्थ थे और मई में आपने बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिलने गए, और 19 जून को सुभाष बाबू मिलने गए डॉक्टर हेडगेवार से, क्योंकि दोनों की दृष्टि वही थी कि कांग्रेस की जो नीतियां थी उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण, क्योंकि 1937 के चुनाव के बाद जो चुनाव में जो बदला था, मुस्लिम लीग को उसमें जगह नहीं मिली थी, लेकिन बाद में जो कुछ जीते थे, तो गांधी जी का तो ये कहना था कि भी मुस्लिम लीग के लोगों को साथ लेके सरकारें बनाओ, मतलब सब साथ होने चाहिए। पर कांग्रेस की एक अडामेंट था कि हम मुस्लिम लीग के जो चुने गए हैं उनको सरकार में तो हम शामिल कर लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के कम जीते थे, लेकिन मुस्लिम लीग के चुने हुए विधायकों को कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो जिन्ना ने भी मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। तो फिर वो एडामेंसी के कारण तो सुभाष बाबू की निगाह में भी अंततः दिखाई दे रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि हिंदू ताकत के नाते तो सुभाष बाबू भी मिलने गए थे। वो 19 जून को गए थे और फिर 20 जून को देहावसान हो गया डॉक्टर हेडगेवार का। खैर वो बात वहां रह गई। फिर बाद में वो सुभाष बाबू तो खैर सावरकर जी से मिलने, फिर उसके तुरंत बाद वो नागपुर से मुंबई आए और सावरकर जी से मिले थे सुभाष बाबू। तो सावरकर जी ने उनको सुझाव दिया कि अब अंग्रेज युद्ध में कूद गया है तो इसमें व्यस्त है, तो आप एक काम करो, भारत से बाहर जाओ और वहां जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं और जो जर्मनी ने उनको कैद कर लिया है, उन कैदियों को मुक्त करा के उनसे फौज बनाओ और फिर इनसे लड़ो। ये इसलिए फिर सुभाष बाबू बाहर गए थे। खैर ये प्रसंग आया तो मैंने बता दिया। जब मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने नेहरू के मंत्रिमंडल से, वो दिल्ली पैक्ट के विरोध में लिया का समझौता जिसे हम कहते हैं, तब उनको लगा कि अब राजनीतिक पार्टी तो बनानी पड़ेगी। पहले मिलने गए थे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया और गुरु गोलकर जी से उनके संपर्क थे, तो गुरु जी से मिलने गए वो 1950 में, और संघ से प्रतिबंध हट चुका था गांधी हत्या के बाद। और हिंदू महासभा जो उन्होंने छोड़ी, एक तो हिंदू महासभा का जो रवैया था, आपने ठीक बताया कि उन्होंने कहा था कि आप रचनात्मक कामों में लगो, पर हिंदू महासभा पे गांधी हत्या का बड़ा आरोप लगा और उसको बात को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी खिन्न थे कि ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अंततः ये तो तय हुआ कि गोडसे जो था वो हिंदू महासभा का सदस्य था, इससे कोई मना कर नहीं सकता, तो इसलिए के फिर उन्होंने हिंदू महासभा छोड़ दी। तो गुरुजी से मिलने गए और गुरुजी का व्यक्तित्व अपन सब जानते हैं। गुरुजी ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि संघ राजनीति में नहीं आएगा, आप अपना काम करें, हम नहीं करेंगे। 3-4 महीने बाद फिर प्रसंग बना और संघ के लोग तो जानते हैं, सिंधी बैठक बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। प्रतिबंध के बाद पूरे भारत के लोग बैठे थे और सिंधी बैठक में भी संघ के लोगों का ये मन हुआ कि भाई हाँ, राजनीति में हमारा कोई व्यक्ति होता तो संघ प्रतिबंध की बात संसद में उठती, तो हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। तो गुरुजी ने अपने कार्यकर्ता, क्योंकि उनका मन राजनीति के लिए बन रहा था कि हाँ राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए अपने विचारों की, तो फिर गुरुजी ने श्यामा प्रसाद जी को बुलाया
और फिर उन्होंने कहा कि भी मैं तुमको 5 कार्यकर्ता देता हूँ। तो प्रारंभ में जो 5 कार्यकर्ता दिए वो अपन सब उनका नाम जानते हैं। दीनदयाल जी उपाध्याय दिए उनको, बलराज मधोक दिए, और नहीं अटल जी थे, अटल जी और आडवाणी जी बाद में आए हैं। सुंदर सिंह जी भंडारी थे, सुंदर सिंह जी भंडारी थे, बलराज मधोक थे, और एक बाबू साहेब सोहनी थे। जगन्नाथ राव जोशी भी पहले प्रचारकों में शुरू 5 वालों में नाम नहीं उनका। मैं बताता हूँ, 1 मिनट, एक नाम हो रहा है, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल जी उपाध्याय, सुंदर सिंह जी भंडारी, और बापू साहेब सोहनी, बलराज मधोक, और एक नाम और है मेरे पास से, देखिए मैं बताता हूँ, 1 मिनट, आप बस 1 सेकंड दीजिए मुझे। नानाजी देशमुख, हाँ नानाजी देशमुख, ये 5 नाम उसमें थे। आप देखिए अटल जी बाद में आए, और आडवाणी जी चूंकि पंजाब जब सिंध से आए प्रचारक थे, वो पहले जोधपुर रहे, फिर कोटा रहे, फिर भरतपुर रहे, और फिर ये तय हुआ कि उनको दिल्ली दे दिया जाए और राजनीति को बाद में आए। और अटल जी फिर लखनऊ में उनके निजी सचिव आए, श्याम प्रसाद जी मुखर्जी के बाद में आके, अटल जी बाद में शामिल हुए। खैर, अब देखिए 1952 का जो पहला चुनाव हुआ उसमें 3 संसद सदस्य जी, 3। अच्छा, सब लोगों को लगा था कि विभाजन के समय हमने बड़ी मदद की है हिंदुओं की, तो अब तो माहौल बहुत जोरदार है हमारे पक्ष में ही है सारा, लेकिन बात तो 3 सीटें जीते। आपको आश्चर्य होगा, 2 सीटें बंगाल से और 1 राजस्थान से, चित्तौड़ से उमाशंकर त्रिवेदी, 3 जीते। एक राजस्थान का, मतलब जनसंघ का पहला संसद सदस्य जो था बंगाल के अलावा, एक तो डॉक्टर साहब खुद जीते, श्याम प्रसाद मुखर्जी, एक बनर्जी थे वहां, तो 3 समर्थन से भरपूर जीते। हाँ, पर वो जनसंघ के कैंडिडेट चित्तौड़ से थे, उमाशंकर त्रिवेदी, मतलब 3 में से 1 राजस्थान से था। हाँ, वो मतलब वो उसमें लगा था, लेकिन खैर वो एक अलग माहौल था। खैर ये प्रसंग आ गया तो मैंने आपसे जिक्र किया, और बाकी तो बहुत विस्तार से सारी बातें हो गई हैं। आप में से कोई, वो जो आपने बात करी परमिट वाली, परमिट में भी एक प्रसंग आता है कि जब जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने परमिट लागू कर दिया है कि बिना परमिट के यहाँ नहीं आ सकते आप, तो संसद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बात उठाई कि भाई हमारा राज्य है और वहाँ परमिट लेना पड़ेगा। तो नेहरू जी का बयान है बाकायदा संसद में कि नहीं, कोई परमिट लागू नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, देखे लागू है कि नहीं, मैं बिना परमिट के जाऊँ। आप कह रहे हो लागू नहीं है तो मैं जाता हूँ। तो वो जम्मू कश्मीर राज्य ने क्या किया कि वो एक पुलिया है, मैं नाम भूला उस पुलिया का, उस पुल से वो पैदल जा रहे थे। तो आधे रास्ते पहुंचे, जब तक इधर से जो पंजाब सरकार की वहां तक तो जाने दिया, और अंदर जाते उनको परमिट नहीं है इसलिए गिरफ्तार नहीं किया, शांति भंग के आरोप है, क्योंकि परमिट में करते तो गलत हो जाता ना, वो नेहरू जी की बात खराब हो जाती ना। शांति भंग में गिरफ्तार किया और उनको जेल में नहीं रखा, एक अलग टूटा फूटा सा मकान था, उसी को